Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं माफी मांगूंगा कि मैं लंबे समय तक आपके पास कोई भी वीडियो लेके उपस्थित नहीं हो पाया, और इसका स्वाभाविक कारण है कि क्लासेस भी रहती है, ठीक है, और नोट्स अपडेशन करना, बहुत सारी चीजें रहती है, तो इसके कारण शायद आपसे वो प्रकार से मुलाकात मेरी लगातार हो नहीं पाई है। लेकिन इस बीच लगातार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश की कोई वीडियो लाइए, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स है और साथ साथ पीएससी मेंस तो है ही है उसके साथ, है ना। तो मैंने ये सोचा क्योंकि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो आपके इंग्लिश पे ही जो बेस्ड हो, जो आपके व्यापम के सारे एग्जाम जिसमें इंग्लिश रहता है, जो टॉपिक, ठीक है, जिसमें इंग्लिश रहता है सिलेबस के रूप में जिस एग्जाम में, और साथ साथ आप देखेंगे कि जो पीएससी मेंस है उसमें भी आपका क्या आ जाए, काम में आ जाए। और इसमें एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक मैंने जो देखा कि जिसमें क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते ही रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, वो है टॉपिक कौन सा? प्रेपोजिशन। कौन सा? प्रेपोजिशन। ठीक, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से क्या करते रहिए, लिखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रेपोजिशन का मतलब समझते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है प्रेपोजिशन? तो प्रेपोजिशन को अगर हम डाइसेक्ट करें तो दो टर्म आता है, एक प्री और दूसरा पोजिशन। एक प्री और दूसरा पोजिशन। ठीक है, पोजीशन किसका पोजीशन? यहां याद रखेंगे कि यहां प्री पोजीशन का मतलब होता है, यहां याद रखेंगे कि जो नाउन और प्रोनाउन होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा, ये हमेशा सेंटेंस में मान लीजिए किस रूप में यूज होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। इसके पहले क्या यूज होगा? प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है, प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये संबंध दर्शाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का जो हिंदी वर्जन देखेंगे, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक प्रकार है, इसका हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक। तो ये संबंध दर्शाता है, क्या कर, ये एक रिलेशन दर्शाता है, लिंक दर्शाता है। किसका? जो नाउन और प्रोनाउन है, इसका सेंटेंस के दूसरे हिस्से में जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उनके साथ क्या करता है? यह रिलेशन दर्शाता है। तो मतलब इस प्रीपोजिशन के बाद अवश्य क्या होगा? देयर विल डेफिनेटली बी अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन। लेकिन इस प्रीपोजिशन के पहले क्या होना चाहिए? या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, हम एक एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि क्या होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेंटेंस के एक पार्ट में जो भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव होगा, इसका जो रिलेशन सेंटेंस के दूसरे हिस्से में जो नाउन और प्रोनाउन, यहां सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसके साथ जो रिलेशन दर्शाता है, जो लिंक इन टर्म्स होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन। क्लियर है? बिल्कुल। इसको हम एग्जाम्पल से क्या करते हैं? इलस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने कहा शी wrote a letter to me. She wrote a letter to me. उसने मुझे पत्र लिखा था। तो देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां जो वर्ब है, सॉरी, यहां जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? टू। ये टू किनके मध्य रिलेशन दर्शा रहा है? ठीक है, ये टू किनके मध्य रिलेशन दर्शा रहा है? तो मी क्या हो गया? मी है यहां ऑब्जेक्ट। मी क्या है यहां? ऑब्जेक्ट। और साथ साथ याद रखना, ये मी क्या है यहां? प्रोनाउन है। क्या है यहां? प्रोनाउन। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें से एक जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है नॉमिनेटिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे आप हिंदी में नहीं बोल तो कर्ता और कर्म, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, जैसे आई, आई एक प्रोनाउन है लेकिन ये नॉमिनेटिव है, इसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। ठीक है, जैसे वी, वी का क्या होता है? अस। तो मैं यहां प्रोनाउन पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, तो मैं वही बोल रहा हूं कि सेंटेंस की जो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। लेकिन देखिए, इस प्रीपोजिशन के पहले जो टर्म यूज हुआ है लेटर, ये लेटर का अब में क्या है? ये नाउन है।
क्या है ये? नाउन। तो देखिए बिल्कुल लिंक दर्शा रहा है, रिलेशन दर्शा रहा है इस नाउन का इस प्रोनाउन के साथ, और वो दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? वो है यहां टू। क्लियर है बिल्कुल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि शी वॉज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, तो देखिए यहां आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे यहां प्रेपोजिशन कौन सा है? एट। इतना तो सबको मालूम क्या है यहां? एट। अब ये एट किन दो टर्म्स को लिंक कर रहा है, किन दो टर्म्स को जोड़ रहा है? तो देखिए द डोर, डोर क्या है यहां? नाउन है। डोर क्या है यहां? नाउन। जबकि यहां नॉकिंग क्या है? नॉकिंग, नॉक एक वर्ब है जिसके साथ क्या लगा हुआ है? आईएनजी। वो खटखटा रही है। कहां खटखटा रही है? दरवाजे पर खटखटा रही है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो ये जो एट है ये डोर और वर्ब के बीच क्या कर रहा है? एक रिलेशन दर्शाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं एडजेक्टिव वाला, क्योंकि यहां हमने नाउन वाला देख लिया, यहां वर्ब वाला देख लिया। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं अगर कि शी वॉज, जैसे वी फाउंड दिस गर्ल suitable for this job. We found this girl suitable for this job. तो देखिए यहां पहले आप मुझे बताइए कि यहां प्रेपोजिशन कौन सा है? यहां प्रेपोजिशन कौन सा दिख रहा है? यहां फॉर। अगर हम बात करें द जॉब, क्या हो गया? जॉब एक नाउन है। ये किसके साथ संबंध दर्शा रहा है? सुइटेबल। सुइटेबल क्या है? एक एडजेक्टिव। ठीक है, सुइटेबल क्या है यहां? एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार ऐसे प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं एक और एग्जांपल, अगर बोलेंगे सर प्रोनाउन का आपने क्यों एग्जांपल नहीं दिया, जैसे मैं लिखता हूं ही अलोंग विथ हिज फैमिली, he along with his family wants to visit Bastar. He along with his family wants to visit Bastar. तो देखिए यहां ही क्या है? एक प्रोनाउन। his family क्या हो गया? उसका परिवार। ठीक है, और यहां देखिए हिज फैमिली जो हो गया उसके परिवार, इसको आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि फैमिली जो है वो नाउन है, और यहां क्या है? ही जो है ये प्योरली प्रोनाउन है। और अलोंग विथ क्या है? इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है। अलोंग एक टर्म है, अलोंग प्रीपोजिशन भी है। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। जैसे यहां आपने देखा था ये सिंगल है एट, यहां अलोंग विथ, तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी प्रीपोजिशन हो सकता है, जिसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशन भी हम कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो हो गया सामान्य बात। अब हम आगे और जो देखेंगे, जो मेरा आज पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है, तो हम एकदम काम की चीजों पर आते हैं। ये तो बेसिक चीज है जो आपको जानना ही चाहिए। अब हम एकदम काम की चीजों पे आएंगे कि कुछ कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं प्रेपोजिशन के। कंफ्यूजिंग पेयर मतलब जो हमको काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सा? जैसे मैं बोलूं एक टर्म आता है बिसाइड, और एक टर्म आता है बिसाइड्स। एक आता है बिसाइड और एक क्या आता है? बिसाइड्स। मैं एकदम काम की चीजों पर आता हूं। यहां मैं प्रेपोजिशन के प्रकार वगैरह कुछ नहीं बताऊं, टाइप्स ऑफ की कौन से टाइम रिलेटेड प्रेपोजिशन है, कौन सा कॉज दर्शाने वाले प्रेपोजिशन, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो मैं एकदम काम की चीजों पर आ रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर? देखो इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ नहीं है, इसमें क्या लगा हुआ है? एक एस लगा हुआ है। तो बेसिकली क्या अंतर है? बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बाजू में, के बगल में, के पास, के निकट, ये होता है बिसाइड का मतलब। जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑफ, या बोल सकते हैं इन एडिशन, के अलावा या के अतिरिक्त, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में, उसी का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स। तो आई थिंक मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द टर्म्स, वो क्लियर हो गया होगा कि बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, के निकट, के बाजू में, के पास, के बगल में। जबकि बिसाइड्स मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑफ, इन एडिशन टू, मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त,
के अलावा। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मेरे साथ बताइए कि क्या एग्जाम्पल, आंसर क्या हो सकता है बिसाइड और बिसाइड्स में। जैसे मैं बोला कि द सन वॉज इंस्ट्रक्टेड टू सिट ब्लैंक हिज मदर। ठीक है, ये आ गया आपका क्या एग्जाम्पल। याद रखिएगा क्या मैंने कहा, द सन वॉज इंस्ट्रक्टेड टू सिट ब्लैंक हिज मदर, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा मैं एक और लिखता हूं कि ब्लैंक बंगाली आई नो हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने दो एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, द सन वॉज इंस्ट्रक्टेड टू सिट ब्लैंक हिज मदर एंड द सेकेंड वन इज ब्लैंक बंगाली आई नो हिंदी एंड इंग्लिश। आप बताइए क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए, ठीक है। द सन वॉज इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब उनको निर्देशित किया गया, उनको बताया गया, ठीक है। द सन वॉज इंस्ट्रक्टेड टू सिट, बच्चे को बताया गया, मतलब उसके लड़के को बताया गया कि वो बैठे, कहां बैठे, मां के बाजू में, मां के बगल में, मां के पास, मां के निकट। तो इसमें दोनों में से क्या हो सकता है बेटा बताओ, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बिसाइड। क्या हो जाएगा, बिसाइड, क्योंकि हमने बिसाइड का मतलब ही क्या कहा, के बाजू में या के निकट या के पास। जबकि इसका देखिए ब्लैंक बंगाली आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब मुझे बांग्ला के अलावा मैं हिंदी और अंग्रेजी भी क्या है मैं जानता हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। क्लियर है, बिल्कुल समझेंगे अच्छे से। यहां एक और प्रेपोजिशन भी बैठ सकता है ना, वो अलग है, कौन सा, याद रखिएगा। इस अर्थ में जहां इस प्रकार का अर्थ आता के पास के निकट, वहां आप बिसाइड के साथ साथ आप बाई का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो तो अलग मामला, लेकिन यहां याद रखेंगे इस सेंटेंस में बाई का यूज भी बिल्कुल इक्वली करेक्ट है। आया समझ में। मैंने एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे माई हाउस इज जस्ट ब्लैंक द टेम्पल। My house is just blank the temple. एक और लेता हूं एग्जांपल, blank being a foolish he is ignorant. ब्लैंक बीइंग अ फुलिश ही ब्लैंक इग्नोरेंट। तो देखिए पहला वाला क्या है, माई हाउस इज जस्ट ब्लैंक द टेम्पल, मेरा घर जो है वो टेम्पल के अलावा तो नहीं हो सकता। मेरा जो घर है वो टेम्पल के क्या है, मंदिर के बिल्कुल पास है, के निकट है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप बताइए, इसमें हो जाएगा क्या, आप खुद सोचिए इसमें क्या लग सकता है, यहां बिसाइड यूज होगा। और दूसरा ब्लैंक बीइंग अ फुलिश, वो फुलिश होने के साथ साथ वो अज्ञानी भी है, ठीक है, इग्नोरेंट है। तो के अलावा का सेंस आ रहा है, तो यहां क्या लगेगा, बिसाइड्स। ठीक है, समझ में आया। ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये एकदम से याद रखेंगे तो आपका आराम से क्या हो जाएगा, यहां बच जाएगा। तो ये पहला हुआ कौन सा, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। दूसरा हम देखते हैं अगला, कंफ्यूजिंग प्रेयर। बहुत ही कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स लोग कि सिंस और फॉर में फॉर कहां लगेगा, सिंस और फॉर। ये टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशन है, समय को दर्शाता है। सबसे पहले याद रखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज हमेशा आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। हो सकता है आपको बहुत सारी किताबों में ये दिखे कि ये केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन नहीं, परफेक्ट में भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। खासकर जब हम वर्ब का टॉपिक पढ़ते हैं ना, स्टैटिक वर्ब, उसके संदर्भ में देख के मैं बता रहा हूं आपको कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में होता है। अभी हम स्टैटिक वर्ब को बिल्कुल अलग रखते हैं, हम मेन जो टॉपिक है उसी पे हम फोकस करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में होता है, ठीक है। अब दूसरा है कि कहां यूज करेंगे।
दोनों मैंने क्या कहा, टाइम से संबंधित है। दोनों किससे संबंधित है, टाइम रिलेटेड प्रेपोजिशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही टाइम से यूज है, संबंधित है, दोनों ही क्या है, बिल्कुल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या है, रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि क्या अंतर है। तो देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं बेटा, आप मुझे जल्दी देखिए, परफेक्ट में यूज होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, आप देखिए, आप याद रखिए किसके लिए, फॉर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। फॉर के लिए मैं क्या बता रहा हूं, ट्रिक। उसके पहले एक और बात बता देता हूं, यह भी जान लीजिए कि फॉर का यूज जो होता है और सिंस का यूज में क्या डिफरेंस है। फॉर जो होता है ये हमेशा वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, अर्थात समय की लंबी अवधि को दर्शाता है। पीरियड ऑफ टाइम, वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय की लंबी अवधि को दर्शाता है। जबकि मैं अगर सिंस कहूं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय को दर्शाता है। निश्चित समय को दर्शाता है, एकदम पर्टिकुलर टाइम को दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, निश्चित समय को दर्शाता है। अब ये भी आप जान लिए, ठीक है, दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में यूज होते हैं। दोनों किसके लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले प्रेपोजिशन है। और एट द सेम टाइम आपने देखा कि इसमें अंतर क्या है, कि आपने देखा ये फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम, ये वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वेयरएज सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात बिल्कुल निश्चित समय, एकदम पर्टिकुलर टाइम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, देखिए ट्रिक ये है फॉर के लिए। फॉर अगर सीख जाएंगे तो सिंस तो सीख ही जाएंगे। आप याद रखिए फॉर के लिए ट्रिक है कि एक साल, क्या कहा मैंने, साल, साल में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, एक साल में क्या क्या होता है। तो देखिए साल में क्या होता है, एक साल मतलब साल में क्या होता है, ईयर, ईयर में क्या होता है, मंथ, मंथ में क्या होता है, ऑब्वियसली वीक, वीक में क्या होता है, ऑब्वियसली डे, डे में क्या होता है, ऑब्वियसली आवर, दैट इज घंटे, आवर भी बोलते, जो भी बोले आर, आवर, ठीक है, ठीक। मिनट भी होता है ऑब्वियसली। अब इसके नीचे मुझे लगता है जाने की आवश्यकता नहीं है कि सेकंड तक हमको जाना नहीं, इतना तब को समझ में आ जाएगा। तो ईयर में, एक साल में अगर एक ईयर को देखेंगे तो इसमें ये क्या होते हैं, चीजें होती है। साल में महीने, महीने में सप्ताह, सप्ताह में दिन, दिन में घंटे, घंटों में मिनट। अगर इन टर्म्स के आगे कोई डिजिट लगा हो, क्या लगा हो, कोई डिजिट, कोई संख्या, जैसे 1 इस रूप में लिखा हो या इस रूप में लिखा हो, 2 इस रूप में लिखा हो या इस रूप में लिखा हो, मतलब कोई संख्या हो, और इनके बाद ये शब्द हो, तो आपको ये मालूम है केवल अगर 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 ईयर या 1 मंथ या 1 वीक, ऐसा ही लिखेंगे ना ऑब्वियसली। लेकिन 1 से कोई ज्यादा अगर डिजिट होगा, 2 3 4 5, तो हम यहां ईयर के जगह में क्या लिखेंगे, ईयर्स, है ना, मंथ्स, वीक्स, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर ऐसा अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऑब्वियसली आप इसके पहले क्या लगाओगे, फॉर। कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ना, ठीक, लेकिन फॉर, डन। इन क्या क्या लगाएंगे, फॉर। साथ में मैंने क्या किया, वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, दैट इज समय की लंबी अवधि वाला लाइन भी आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक साल काफी लंबी अवधि, एक महीना काफी लंबी अवधि, तो इस प्रकार की चीजें अगर आएगा तो आप ध्यान रखेंगे यहां क्या लगाना है, फॉर। और जहां फॉर नहीं लगेगा वहां आप सोच लीजिए, ये ट्रिकी वाला चीज मैं बता रहा हूं आपको, वहां आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। देख लो, जैसे मैंने कहा कि इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक मॉर्निंग, इट has been raining blank 2 hours. It has been raining blank 2 days. जैसे I have been working
आई हैव बीन वर्किंग या आई हैव बीन टीचिंग कर देता हूं, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इन DIA Delhi IS Academy blank 2015. I have been teaching in, yeah, I have been teaching you blank जुलाई, ठीक है। ये मान लीजिए एग्जाम्पल्स। तो आप समझिए मैंने क्या कहा, इट हैज बीन रेनिंग, ये भी आपको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और खासकर मैं अगर बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सभी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम उन सेंटेंस को डिनोट करने के लिए करते हैं, उन सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं जो अतीत में शुरू हुआ हो, विच स्टार्टेड इन पास्ट, लेकिन वो वर्तमान में भी क्या है, जारी है, स्टिल कंटिन्यूस ऑन, ठीक है, जो अभी भी क्या है वो चल रहा है। तो देखिए मैंने कहा इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो बारिश कब शुरू हुई, सुबह, बारिश अब भी हो रही है, वो तो प्रेजेंट है। तो जो घटना अतीत में शुरू हुई है, पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, उन घटनाओं को, उन इंसिडेंट्स को, उन इवेंट्स को हम किसमें डिनोट करते, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए ये तो समझ में आ गया। अब मुझे बताइए यहां सिंस और फॉर में क्या यूज होगा, सिंस और फॉर में यहां क्या यूज होगा। तो देखिए मॉर्निंग एकदम पर्टिकुलर किया गया, कब, सुबह, पर्टिकुलर हुआ तो क्या लगेगा यहां, सिंस। देखिए ये सारे स्ट्रक्चर तो मैंने फॉर के लिए बताया था कि मैंने कहा ना कि आवर के आगे, डेज के आगे अगर कोई डिजिट लगा हो, तो यहां देखिए आवर्स के आगे क्या लगा, डिजिट 2, तो यहां क्या लगेगा बेटा बताओ, यहां क्या लगेगा, ऑब्वियसली फॉर। इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक 2 आवर्स, है ना, 2 घंटे से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश कब चालू हुआ, 2 घंटे पहले, और बारिश अभी भी हो रही है। दूसरा, इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक 2 डेज, 2 दिन से बारिश हो रही है, एक अवधि बता रहा है, तो यहां भी क्या लगा, फॉर। साथ में वो ट्रिक भी मैंने कहा कि डेज के पहले एक डिजिट लगा हुआ है, तो डेज के पहले कोई डिजिट लगा हो, आवर के पहले कोई डिजिट लगा हो, ईयर के पहले कोई डिजिट लगा हो, ठीक है, तो वो हो सकता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन DIA ब्लैंक 2015, मैं दिल्ली IS में कब से पढ़ा रहा हूं, 2015 से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने चालू कब किया पढ़ाना, आई स्टार्टेड टीचिंग इन दिल्ली IS इन 2015, वो पास्ट हो गया, बट आई एम स्टिल टीचिंग, मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये घटनाओं को, और यू विल ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन देखिए आप बोलोगे सर तो ईयर है, लेकिन बेटा इस यहां क्या लगेगा, इसके बाद में कोई ईयर शब्द नहीं है, कोई ईयर टर्म नहीं लिखा हुआ है, ये केवल पर्टिकुलर किया गया, कब से, 2015 से, पर्टिकुलर, इसलिए यहां क्या लगा, सिंस, क्या लगा, सिंस 2015। यहां भी देखिए आई हैव बीन टीचिंग यू ब्लैंक जुलाई, पर्टिकुलर किया गया, कब से, जुलाई। अगर इसमें कोई अगर 2 मंथ्स होता, 3 मंथ्स होता, तो आप क्या लगाते, वहां फॉल लगाते, क्योंकि मैंने कहा डिजिट के साथ इन शब्दों का होना चाहिए। लेकिन ये तो जुलाई जो है ये तो नेम ऑफ मंथ है ना, ये तो किसी महीने का नाम है, पर्टिकुलर किया गया, तो यहां क्या लगेगा, फॉर। आई होप आप इसको समझे होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल आखिरी में कुछ दूंगा, उसको आप आंसर करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, ये हो गया आपका कौन सा, सिंस और फॉर। एक और देख लेते हैं, ऑफ और ऑफ, ऑफ और ऑफ, सिंपल सी बात है। ऑफ और ऑफ का मतलब आप क्या समझो, जहां आप एक सिंगल एफ देख रहे हो और एक में आप क्या देख रहे हो, डबल एफ, ठीक है, दोनों में अंतर क्या। तो देखो इसके अलग अलग यूसेज हो सकते हैं, इसके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, ऑफ के वेरियस यूसेज और भी हैं, और भी उपयोग है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों में कंफ्यूजन क्या होता है, मैं उसके रिगार्डिंग बता दूं। एक तो ऑफ जो है ये आपके पोजीशन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पोजीशन, दैट इज ओनरशिप। अगर हिंदी में बोलूं तो अधिकार या मालिकाना हक,
ठीक है। ऑफ और क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफ दर्शाता है आपके ओरिजिन को, आपकी प्रारंभिक बिंदु, आपकी उत्पत्ति, आपका उद्गम, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। उद्गम या उत्पत्ति या आरंभिक बिंदु। साथ में एक और याद रखेंगे, ऑफ जो है ये रिलेशन के जुड़ने को दर्शाता है, ठीक है, कनेक्टिविटी। ये किसको दर्शाता है? ये कनेक्टिविटी को क्या करता है? यह दर्शाता है, ठीक है, दैट इज रिलेशन को दर्शाता है, रिलेशन के जुड़ने को, याद रखिए, रिलेशन के जुड़ने को दर्शाता है। जबकि ओ डबल एफ ऑफ जो है ये रिलेशन के खत्म होने या रिलेशन के टूटने को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ऑफ जो है ये डबल एफ वाला है ना, एंड ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टूटने को या डिसकनेक्टिविटी को दर्शाता है, संबंध के अलग होने को, संबंध के टूटने को दर्शाता है, ठीक है। ओ डबल एफ ऑफ, समझ में आया? अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। याद रखिएगा, ओ एफ ऑफ पोजीशन या ओनरशिप अर्थात अधिकार या मालिकाना हक के लिए। और क्या दर्शाता? ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट या उद्गम, उत्पत्ति, आरंभिक बिंदु, कनेक्टिविटी या रिलेशन के जुड़ने को, और ये रिलेशन के टूटने को। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा he is blank duty, पहला एग्जांपल। दूसरा, he comes blank a noble family, नोबल मतलब अभिजात्य या काफी संभ्रांत परिवार, ठीक है, वेल टू डू फैमिली, ठीक है। तीसरा, he is the man blank principles, ये वाला प्रिंसिपल ना, एक प्रिंसिपल के स्पेलिंग ये भी होता है, ये नहीं, ये प्रिंसिपल तो प्राचार्य शब्द के लिए यूज होता है, स्कूल कॉलेज स्कूल में जो होता है, ठीक है। एक और, प्लीज स्विच ब्लैंक योर मोबाइल ड्यूरिंग द क्लासेस, प्लीज स्विच ब्लैंक योर मोबाइल ड्यूरिंग द क्लासेस। अब बताइए क्या होगा, क्या लग सकता है? सोचिए, ठीक है, पॉज करके सोचिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पहला, ही इज, आप बोलोगे सर ड्यूटी में है, संबंध दर्शा रहा है, तो सिंगल ऑफ लगा दे क्या? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं लगाना है? स्वाभाविक सी बात है, लगाना इसलिए नहीं है क्योंकि ड्यूटी में होने को ऑन ड्यूटी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ऑन ड्यूटी। तो यहां तो ड्यूटी में होने के लिए बात नहीं की जा रही, क्योंकि हम यहां ऑफ या ऑफ के बीच डिफरेंस देख रहे हैं दोनों के। तो यहां क्या लगेगा? ऑब्वियसली इसमें अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें अभी फिलहाल, तो यहां क्या लगेगा? ओ डबल एफ ऑफ। ही इज ऑफ ड्यूटी, मतलब अभी वो ड्यूटी में नहीं है, ठीक है। दूसरा, ही कम्स ब्लैंक अ नोबल फैमिली, वो बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत नोबल फैमिली से, वो उसका ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति है, उद्गम है, आरंभिक बिंदु है, जो भी बोलिए, ठीक है। तो यहां क्या लगेगा? ओ एफ ऑफ। हालांकि इसी सेम एग्जांपल में फ्रॉम का यूज भी करेक्ट है, फ्रॉम भी लग सकता है। ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली इज करेक्ट, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों करेक्ट है। तीसरा, ही इज द मैन ब्लैंक प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांतों का व्यक्ति है, सिद्धांत से चलने वाला व्यक्ति है। मतलब ये एक प्रकार से संबंध बोलो या ओनरशिप बोलो, सिद्धांतों से चलने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या लगेगा यहां? वो एफ ऑफ। दूसरा, लास्ट है, प्लीज स्विच ब्लैंक योर मोबाइल ड्यूरिंग द क्लासेस, कृपया अपना फोन ऑफ रखें।
ऑफ रखेंगे तो फोन का टावर के साथ कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी, नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। तो रिलेशन के टूटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, OFF ऑफ। तो क्या लगेगा, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल ड्यूरिंग द क्लासेस। क्लियर हो गया, डन। ये हो गया आपका। मैं लास्ट क्लास के बाद आखिरी में कुछ एग्जांपल्स देके जाऊंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला कंफ्यूजिंग प्रेयर, बिटवीन और एमंग। बिटवीन और एमंग, तो देखिए बिटवीन और एमंग में बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, अभी हम अपवाद के ऊपर नहीं जा रहे हैं, केवल जो सामान्य चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिटवीन का यूज हमेशा टू एंटिटीज के लिए होता है, हमेशा दो के लिए, चाहे वो दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो स्थान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो दो एंटिटीज होने चाहिए, दो होने चाहिए, ये बिटवीन यूज होता है। जबकि हम एमंग की बात करें, एमंग का यूज हमेशा मोर देन टू, हमेशा दो से ज्यादा के लिए, हमेशा दो से ज्यादा के लिए। ये एक डिफरेंस हो गया बिटवीन और एमंग में। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज होता है और एमंग हमेशा दो से अधिक के लिए। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि माई मदर distributed sweets blank me and my sister. me and my sister, या अब डिस्ट्रीब्यूट मैंने लिख दिया है तो अब माई मदर गेव स्वीट्स लिख सकते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूट लिखिए, ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नंबर 2 लिख लीजिए एग्जाम्पल कि मिस्टर शर्मा distributed his property blank his 3 sons. मिस्टर शर्मा ने अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी अपने तीनों बेटों में बांट दिया, तीनों बेटों में। और इसमें माई मदर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ब्लैंक मी एंड माई सिस्टर, मैं मुझे और मेरे सिस्टर में मी और माई सिस्टर, है ना, मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में क्या कर दिया, मैंने बांट दिया। तो यहां देखिए कितने एंटिटीज है, एक मी है और एक माई सिस्टर, यहां 2 लोग हैं। जबकि यहां कितने लोग हैं, यहां 3 है, 2 से ज्यादा। तो बिटवीन ऑलवेज फॉर 2 एंटिटीज। तो पहले वाले में क्या चले जाएगा बेटा बताओ, पहले वाले में जाएगा बिटवीन, जबकि सेकंड वाले में क्या जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा ऑब्वियसली क्या, एमंग, क्योंकि ये 2 से अधिक है। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक, मैं सेंटेंस के एंड में और एग्जांपल दूंगा आपको वो सॉल्व करना, आंसर बताना है, ठीक है। देखिए अब एक तीसरा पेयर देखते हैं, मतलब अगला पेयर देखते हैं कंफ्यूजिंग, वो है एमंग और एमंगस्ट। एमंग और एमंगस्ट। रोचक बात है कि दोनों का ही यूज जो है वो 2 से ज्यादा के लिए होता है। एमंग का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए, मतलब 3 या 3 से आगे, और एमंग्स का यूज भी 3 या 3 से अधिक। आप बोलेगे सर दोनों तो सेम आ रहे हैं, आप सेम ही बता रहे हो कि दोनों का यूज जो है वो 2 से ज्यादा के लिए होता है। देन हाउ वुड वी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ यहां एमंग लगेगा, यहां एमंग्स लगेगा। तो बड़ा इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। मैंने कहा दोनों का कॉमन फीचर क्या है, दोनों का कॉमन फीचर ये कि दोनों 2 से अधिक के लिए लगता है। जैसे बिटवीन 2 के लिए लगता था, एमंग 2 से अधिक के लिए, तो एमंग्स भी 2 से अधिक के लिए लगता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, आप एमंग्स का यूज 2 से अधिक के सेंस में, मोर देन 2 के सेंस में तब करोगे जब कोई वर्ड वोवेल से चालू होगा, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू से क्या होगा, शुरू होगा। ठीक, इसको याद रखिए बेटा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है।
our teacher distributed sweets blank all of us, blank all of us। और वही वाला अगर मैं कहूं कि my mother distributed sweets blank her 3 children। my teacher नहीं, सॉरी, my mother distributed sweets blank her 3 children। तो देखिए पहले में देखिए यहां क्या, अब ये भी याद रखिए बोथ का यूज हमेशा 2 के लिए होता है और ऑल का यूज हमेशा 2 से अधिक के लिए, ये भी याद रखिए बेटा, 2 से अधिक के लिए, मोर देन 2 के लिए। तो यहां ऑल है, ऑल मतलब 2 से अधिक के लिए होगा, लेकिन ये ऑल एट द सेम टाइम क्या है। अब सवाल उठता है कि मैं एमंग का यूज करूं कि एमंगस्ट का, तो आप बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली यहां एमंगस्ट होगा। क्यों होगा एमंगस्ट? क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि एमंगस्ट का यूज आप तब करोगे, उस शब्द के पहले करोगे जो वोवेल से चालू होगा, दैट इज ए ई आई ओ यू से चालू होगा। और ये जो ऑल है ये किससे शुरू हुआ? ए से, और ए क्या है? ए एक वोवेल है। क्लियर है बिल्कुल। उसी प्रकार अगर मैं लिखूं माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स हर 3 चिल्ड्रन, 3 है, 3 में या तो हम एमंग करेंगे या तो एमंगस्ट, लेकिन यहां मैं क्या कहूंगा? एमंग। क्यों करूंगा एमंग? एमंग इसलिए करूंगा क्योंकि यहां एच से चालू हुआ और एच जो है ये वोवेल नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। क्लियर है बिल्कुल। याद समझ में आया? ये आपको क्या करना है? यहां याद करना है। बन जाएगा? ठीक ठीक। आगे हम और कुछ देखेंगे इसमें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपको बता दूं यहां कि जैसे अगर मैं कहूं इन और इनटू, क्या लिख रहा हूं? इन और इनटू में क्या अंतर है? इन और इनटू, इन और इनटू। सबसे पहले दोनों का एक कॉमन मीनिंग है अंदर, दैट इज इनसाइड। क्या है? अंदर। ये मीनिंग है इसका, इनसाइड। सेम मीनिंग होने के बावजूद भी इनके यूसेज जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए होता है। जैसे इन का मतलब अंदर है, लेकिन कब? जब ये स्टैटिक अर्थात स्थिर अवस्था को दर्शाता है। जबकि इनटू का जो है ये डायनामिक, ठीक है। डायनामिक या डायनामिक सब दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं। डायनामिक अर्थात गतिशील, मोबाइल, ठीक है, गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। दोनों का मतलब ही अंदर है, लेकिन मतलब क्या हुआ? अंदर होने के बावजूद भी इनका यूज अंदर के सेंस में आप तब करोगे जब कोई वस्तु अंदर तो है लेकिन स्थिर अवस्था में है। और इनटू का यूज भी आप अंदर के लिए करोगे, लेकिन कब करोगे? जब अंदर कोई गतिशील अवस्था में हो। ठीक है, ये आप देखिएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे द टीचर केम ब्लैंक द क्लास। We all are sitting and waiting for our teacher blank the class. We all are sitting and waiting for our teacher blank the class. The teacher came blank the class.
टीचर क्लास के अंदर आई थी। तो जब टीचर क्लास के अंदर आई थी तो वो चलकर आई थी, एक गति के साथ आई थी, एक मोशन था, एक वेलोसिटी था, एक स्पीड था, जो भी बोलो, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि जो डायनामिक होगा, जो गतिशील होगा, वहां आप क्या लगाओगे, इनटू, और जो स्थिर है उसके लिए क्या लगाओगे, इन। तो पहला सेंटेंस में क्या लगेगा आप खुद बताइए, द टीचर केम ब्लैंक द क्लास, टीचर क्लास के अंदर आई, टीचर क्लास में आई। तो आने के लिए टीचर एक गति करते हुए, एक मोशन होगा, स्पीड होगा, एक वेलोसिटी होगी। तो यहां क्या लगेगा, ऑब्वियसली यहां इनटू का यूज होगा। लेकिन वी ऑल आर सिटिंग, हम सब बैठे रहे और इंतजार कर रहे थे, किसका, क्लास के अंदर। तो आप क्लास के अंदर बैठकर क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो स्थिर अवस्था में क्लास के अंदर है, बैठे हैं, स्थिर है, तो इसलिए यहां क्या लगेगा, इन द क्लास। समझ में आया। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे माई बुक्स आर, या ऐसा लिखते हैं, आई थ्रू अ स्टोन, I threw a stone blank the river. I threw a stone blank the river. मैंने थ्रो का सेकेंड फॉर्म है बेटा, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है, ठीक है। थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो उसका सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। I threw a stone blank the river. मैंने नदी पर क्या किया, पत्थर फेंका। तो जब आप पत्थर को फेंक रहे हो, नदी में फेंक रहे हो, तो पत्थर में गति आ रही है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए नदी है और पत्थर फेंक रहे हो, तो पत्थर ऐसे फेंकोगे ना, तो उसमें क्या आएगी, गति आएगी, एक मोबिलिटी आएगी। तो कोई भी डायनामिक या मोबिलिटी को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन और इनटू में। ऑब्वियसली हम क्या यूज करते हैं, इनटू। आशा करता हूं मेरे लिखने से पहले आप इसको अपनी कॉपी में अवश्य लिख लियो, ठीक है। तो आज तो मैं इतना ही बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको और अगर चाहिए इस प्रकार की चीजें, तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमको और क्या कीजिए, प्रैक्टिस करवाइए। देन मैं अगर फिर क्या कहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, और अधिक वीडियोस लेके इंग्लिश के लिए मैं आऊंगा। लेकिन मैंने जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, सब जितना आज पढ़ा है उसी का है, उसी का है, आप बताइएगा क्या लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, पहला एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस के लिए बेटा, ठीक है। किसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पहला, ही फेल ब्लैंक द रिवर या वेल, वो कुएं में गिर गई थी या नदी में गिर गई थी, ये पहला। नंबर 2, प्लीज स्विच ब्लैंक द लाइट एज आई वॉन्ट टू स्लीप। नंबर 3, blank being a teacher, he is a good singer. Fourth, he resolved the issue blank me and her. पांचवा, I have been living in this house blank 10 years
एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस ब्लैंक 2010। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है, इस स्क्रीन में क्या क्या है, क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद आप आंसर को कमेंट में, 1 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप इसको जल्दी से पॉज करके क्या कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो आपने लिख लिया होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसका आंसर अवश्य कीजिए, और आपको अगर इंग्लिश पर इस प्रकार के सेशंस और अगर चाहिए तो उसको भी आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमको क्या कीजिए, सूचित करिए। बेटा स्वाभाविक सी बात है, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं, है ना, ये हमको मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक क्या करें, वीडियो बनाएं, ठीक है। और ये आप ही के लिए है, ऑब्वियसली ये आप ही के लिए, तो आप अपनी बेहतरी को बहुत अच्छे से समझिए। ये बात अलग है कि समय के अभाव में कभी कभी हम उपस्थित नहीं हो पाते, इसके लिए मैं पहले आपसे माफी मांग चुका हूं, है ना। आशा करता हूं आप हमेशा की तरह माफ भी कर देंगे शायद, ठीक है। लेकिन मेरा फिर से निवेदन है कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप समझिएगा, उसके बाद इसको आंसर कीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और लास्ट एक बात बोलना भूल गया, अभी बिल्कुल एग्जाम का सीजन चलेगा, है ना, मतलब कंपेटिटिव एग्जाम्स आप जानते हो, तो अगेन इट विल बी it will definitely be it will my appeal to everyone, ठीक है, I'm just appealing to everyone कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, है ना। जैसे कई लोग को इतने दिन में भी मैं देख रहा था कि कई लोग बोल रहे थे वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बेटा वैकेंसी तो आएगी, लेकिन यहां हिंदी में कहावत नहीं है कि आग लगे और तभी कुआं खोदो, उस समय से वो काम नहीं चलने वाला। या उसी प्रकार की बरसाती मेंढक नहीं बनना है कि जो केवल बरसात में ही हम टर्राएंगे, ऐसा नहीं। हमारा प्रिपरेशन साल भर एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए शिक्षक वाला भर्ती देख लीजिए, 6 तारीख को फॉर्म भरना चालू हुआ, 10 जून को पेपर है। इट मींस मतलब व्यापम या इस प्रकार के जो अदर पीएससी के अलावा जो बाकी कंपेटिटिव एग्जाम है, मतलब यू विल नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, इसीलिए साल भर तैयारी करना होता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को फील लगेगा कि कोचिंग वाले हैं एक नया अपना व्यवसाय, क्योंकि अधिकतर लोग को वो दिखता है, लेकिन ये भी तो जानते हैं कि इसके बिना संभव क्या है। ये कोचिंग के कारण ही तो ऑब्वियसली हम आपको अच्छे से क्या कर पाते, गाइड कर पाते कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके जो भी सुझाव है सकारात्मक रूप से आप दीजिएगा कि सर यहाँ इस प्रकार समझ में नहीं आया तो या ऐसा करते तो और अच्छा होता। तो सकारात्मक रूप से क्या, एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते एक सकारात्मक सुझाव हमेशा आप हमको देते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, खूब 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 पढ़िएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।